काव्य चर्चा में ये पाया गया कि कुछ कवियों को अपने समकालीन कवि के बारे में कहते हुए धर्म संकट का अनुभव हो रहा है। ये सुखद आश्चर्य की बात होगी कि आलोचना में किसी आलोचक को अपने समकालीन के बारे में कहते समय किसी प्रकार का धर्म संकट अनुभव नहीं होता। सच्चाई तो ये है कि आलोचक दूसरे आलोचक से भिड़ते ही शुरू करता है, इसके बिना आलोचना होती ही नहीं। कभी कभी तो रचना इंतजार करती रह जाती है और ये पूरी प्रक्रिया आलोचकों की आपसी बहस और आलोचना की चर्चा में ही सिमट के रह जाती है। और ये माहौल यही नहीं है, बल्कि इंग्लैंड अमेरिका में इस समय जब से थियरी का बहुत जोर हुआ है, उसके पहले वो लिटरेरी शब्द लगाना भी ज़रूरी नहीं समझते हैं। तो जब से इसकी चर्चा शुरू हुई है पिछले 2 दशक से, तो ये खतरा ज़्यादा बढ़ गया है कि आलोचना ही आलोचना का विषय बन गई है। साहित्य में रुचि और रस लेना लगभग छूट सा चला है। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ कोई धर्म संकट नहीं है अशोक के बारे में मुझे कहते हुए। पहले से ही एक दूसरे से विवाद संवाद करते आ रहे हैं हम लोग। इस गोष्ठी में सिर्फ कठिनाई है तो यही कि अशोक जी को बोलने से ममानियत कर दी गई है और ये संवाद न होकर के एक तरफा ही रहेगा कम से कम इस सत्र में। सवाल यह है कि कैसे बजाए एक हाथ सोताली, और भारतेंद्र जी ने तो इसका एक रास्ता बता दिया था कि माधो के शीश चटाक से मारी और ऐसे बजाए एक हाथ सोताली। अब वो माधव हम कहां से ढूंढ के लाए कि ताली बज जाए। सच्चाई ये है कि चाहे अनचाहे अशोक और मैं दोनों अपने समय में बंद हैं, जैसे हम तुम एक कमरे में बंद हैं, अभिशप्त हैं एक साथ रहने के लिए इस समय में। गो अशोक समय के बाहर की बात करते हैं, जाने की भी बात करते हैं। तो समय के बाहर जाने पर हो सकता है वो जन्नत में जाए, मैं अपनी जहन्नुम में जाऊं, उसका तो कोई पता नहीं है। लेकिन यहाँ जो हमारा समय है साहित्य का, आलोचना का, उसमें हम दोनों साथ हैं रहने के लिए अभिशप्त। ये नियति है और उस नियति को देखते हुए मैं अपने एक समकालीन की हैसियत से, उम्र में भले ही फासला हो, मैं उनको अपना मम भी मानता हूं और ममेतर भी मानता हूं। और शायद समकालीनों के बीच यही रिश्ता होता है। जो भी रचना कर रहे हों, लिख रहे हों, आलोचना कर रहे हों, हम न जानते हुए भी एक साथ ममत्व भी उनमें है और उसके साथ ही एक इतर का भी भाव है। अगर ऐसा न हो तो फिर लिखने की कोई जरूरत रह नहीं जाती है। कालिदास ने दूसरे संदर्भ में कहा है कि हंतई कस्मिन् नपिनते चंडी सादृश्यमस्ति। जब बाहर हम देखते हैं तो हंत, बाहर तुम्हारे जैसा कोई, यानी हमारे जो मन में अपना प्रिय बसा हुआ है, जो मनोभिलषित हमारा विजन है, उसका ज्यों का त्यों मिलता हुआ दूसरे कहीं नहीं जब दिखाई पड़ता। ये हर लेखक महसूस करता है, तभी वो लिखता है। अगर जो हमारे मन के भीतर है, जैसा हम चाहते हैं, वो दूसरी जी ने लिखा मिल जाए तो फिर लिखने की जरूरत क्या है। इस अर्थ में मैं कहता हूं कि अक्सर अशोक की रचनाओं में अपना मनोभिलषित, अपनी छवि भी दिखाई पड़ती है और उससे भिन्नता भी दिखाई पड़ती है।
और यही एहसास है जो संवाद के लिए, बातचीत के लिए उकसाता रहता है। मैं इस जो ममेतर है उस पक्ष पर भी कहूंगा, लेकिन जो मम है उसके बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। जो चीज मुझे, जैसी आजकल की आलोचना लिखी जा रही है, उस आलोचना से रचनाकारों को तो शिकायतें हैं ही, खुद हम लोगों को ही बहुत सी शिकायतें हैं, घोर असंतोष है। कभी अशोक ने धंधई आलोचना की बात की थी, पेशेवर आलोचना की बात की थी। कठिनाई यह है कि हमारे यहां उस हद तक वो आलोचना धंधई भी नहीं हुई। अंग्रेजी में जिस अर्थ में प्रोफेशनल क्रिटिसिज्म, ये प्रोफेशनलाइजेशन शायद हमारे भारतीय परिवेश कह लीजिए, सार्वजनिक जीवन में भी हम प्रोफेशनलाइजेशन को कोई बहुत ऊंची चीज नहीं समझते, जितनी कि कम से कम पश्चिमी दुनिया के लोग प्रोफेशनलाइजेशन को समझते हैं। एक गुण समझा जाता है और ये शर्म की बात नहीं होती। शायद इसलिए भी कि हमारे यहाँ पेशा और धंधा, ये दोनों शब्द ऐसे हैं। जब अशोक ने चलाया था तो मैंने कहा कि कुछ वो अर्थ नहीं रखता जो पश्चिम में प्रोफेशन और प्रोफेशनल और प्रोफेशनलाइजेशन का होता है। किसी औरत से हम कहें कि ये पेशा करती है या धंधा करती है, और धंधा कहते हुए हमारे सामने गोरख धंधा ज्यादा आता है। प्रोफेशनल में जो एक अपनी टेक्निक जिस क्षेत्र में है वो हो। इसलिए पश्चिम में आलोचना का विकास अगर विश्वविद्यालयों में भी हुआ तो एक प्रोफेशनल के रूप में हुआ। वहां ये संकट है जरूर बहुत गहरा कि बहुत से आलोचक, एक पेशेवर आलोचक दूसरे पेशेवर आलोचक के लिखता है, लगभग कूट भाषा हो गई है। और जिसको हाबरमास कहते थे कि पब्लिक डिस्कोर्स की चीज या पब्लिक स्फेयर की चीज आलोचना नहीं रह गई है, सार्वजनिक रूप में पढ़ी जाए। ऐसे दौर में थोड़े से जो आलोचक हैं, अशोक उनमें से एक हैं, जो केवल पेशेवर लोगों के लिए नहीं लिखते। और एक जब मैन ऑफ लेटर्स जिस रूप में हो, जो पश्चिमी दुनिया में भी एक लंबी परंपरा वहां है। एडमंड विल्सन जब लिखते थे, या केनेथ बर्ग या ब्लैकमर, पुरानी परंपरा तो डॉक्टर जॉनसन की और मैथ्यू आर्नल्ड की है, जो लिखते थे तो वो उन तमाम श्रोताओं को, सार्वजनिक लोगों के लिए लिखते थे जो इसमें गहरी रुचि लेते थे। सौभाग्य से हमारे यहाँ भी हिंदी में आलोचना की लंबी न सही छोटी सी ही जो परंपरा है, जो भारतेंद्र युग से शुरू हुई और रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन लोगों तक आई, तो उस आलोचना को देखें कि वो विश्वविद्यालय के लोगों के लिए नहीं लिखते थे जो टीका कुंजी और व्याख्या पढ़ाने वाले लोग हैं, बल्कि गुफ्तगू उनकी आवाम से थी। ऐसी आलोचना आज भी जो थोड़े से लोग लिख रहे हैं, जो केवल कूट भाषा में कुछ लोगों को जो बाल की खाल निकालने में रस लेते हैं, उसके अलावा सार्वजनिक जो शिक्षित, विदग्ध, रसिक हैं, उनको संबोधित करते हुए लिखी जाए, अशोक उनमें से एक हैं। और इस रूप में मैं देखूं तो सारी चीजों के बावजूद जिसको क्लोज रीडिंग कहते हैं वो अशोक नहीं करते, मैं भी नहीं करता। एक एक पंक्ति की और एक एक शब्द को लेकर के लिखने वाले लोग, हो सकता है कमजोरी भी मानी जाए, लेकिन इस मामले में मैं कहूंगा कि एक तरह के वो एक जर्नलिस्ट नहीं, जनरलिस्ट, जो सामान्यीकरण करने की क्षमता रखता हो और उन सामान्य वक्तव्यों, स्थापनाओं, मान्यताओं और विचारों के द्वारा साहित्य में हस्तक्षेप करता हो। लेकिन तमाम चीजों के मूल में जो अच्छी बात लगती है, मैं तो रूपवादी होने के लिए कुख्यात हूं, वो ये कि आलोचना लगभग ऐसे होती है, एक निबंध का स्वाद और रस और आस्वाद देती है, जो कुछ अच्छी आलोचनात्मक लेखों में पाई जाती है। पश्चिम में लोग बल्कि नई आलोचना विकसित ही हुई जो जिसकी ख्याति है क्लोज रीडिंग के लिए। आप प्रसिद्ध आलोचकों को पढ़ें तो आमतौर से उन्होंने एसेज लिखे हैं,
एलन टेट ने वो फ्लाई का जिक्र करते हुए जो लेख लिखा है, या एमिली डिकिंसन पर जो लेख लिखा है, वे ऐसे हैं। ताजा उदाहरण मैंने कल उसका उल्लेख किया था, और पाव भर जीरा में ब्रह्मभोज, जीरे का ब्रह्मभोज, ये ऐसे जो लिख सकता हो, यानी आलोचना एक अच्छे रूप में ऐसे फॉर्म में लिखी जाए। कुछ बहुत अच्छे लेख किसी जमाने में जॉर्ज लुकाच ने तो बाद में शास्त्रीयता का सहारा लिया, लेकिन ऐसे फॉर्म में कोई लिखा है, बल्कि ऐसे पर ही एक ऐसे लिखा है, ऐसे फॉर्म पर, सोल एंड फॉर्म में आप पढ़ें। यह एक दूसरा जो आलोचना का रूप है, विधान। आलोचना भी कुल मिलाकर के ये शास्त्र नहीं है, विज्ञान नहीं है, साहित्य ही है, राइटिंग है। और उस लेखन के रूप में जो लोग लेते हैं और उसी रूप में वो गद्य रचते हैं, लिखते हैं, बहुत कम आलोचक हैं। अपठनीय हो गई है आलोचना। ऐसे दौर में आलोचना एक रचनात्मक, ये रचनात्मक आलोचना नहीं है, जिसे मैं थोड़ी देर के लिए स्पष्ट करूं, सर्जनात्मक नहीं। आलोचना पठनीय हो, पाठक को पकड़ सके, श्रोता को पकड़ सके, ये चीज मैं कुछ समानता पाता हूं। शायद दूसरों को न दिखाई पड़े, ये प्रीतिकर समानता और साम्य दिखाई पड़ता है, जो मुझे अच्छा लगता है अशोक में। और ये तमाम चीजों के होते हुए इस आलोचना में जिस हद तक समानता उसमें मानूंगा कि जिस आलोचना को पढ़ते हुए लगे, विटमैन ने कहा था कि वन हु टचेज दिस बुक टचेज ए मैन। मनुष्य को छूने का एहसास। मैं मानता हूं आलोचना है तो व्यक्तिगत होती है या फिर नहीं होती। अगर आलोचक अपने समूची सत्ता के साथ, समूचे पूरे व्यक्तित्व के साथ प्रकट नहीं होता, एक नितांत निर्वैयक्तिक ढंग की लिखी हुई शास्त्र स्थिति संपादन करता हुआ चला जाए, मैं आलोचना उसे नहीं मानता। रचना से उसकी यही समानता है कि वो भी उतनी ही पर्सनल होती है, अपने विवेचन में, अपने विश्लेषण में, अपनी पहचान में और अपने मूल्य निर्णय में होती है। ये पर्सनल टच कह लीजिए। अशोक की आलोचनाओं को पढ़ते हुए, उन लेखों को पढ़ते हुए ये एहसास होता है कि जैसे आप एक जीते जागते इंसान की, जिसमें मानवीय अर्थवत्ता धड़कती सी दिखाई पड़ती हो, वो ऊष्मा हो, और उस ऊष्मा के साथ वो विकीर्ण करती हो कुछ ऐसी आकांक्षाएं, अभिलाषाएं, कामनाएं करती हो। विशेष अर्थ में मैं कामना शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, काम से इसका संबंध है। डिजायर जिस अर्थ में अंग्रेजी में होता है, उसका एहसास हो। इसलिए मैं यह भी मानता हूं कि सैद्धांतिक मान्यताओं के साथ हर अच्छी आलोचना का एक पहलू होता है, और वो हिंदी में हम तो उसे कह लेते हैं आस्वाद, लेकिन वो अंग्रेजी के टेस्ट का पर्याय नहीं है। अक्सर होता है कि हम अपने आस्वाद में बहुत सारी चीजों के साझीदारी होते हैं, लेकिन साहित्यिक सिद्धांतों में बिल्कुल भिन्न मत रखते हैं। कुछ तो है जिसके कारण मुक्तबोध में मैं, अशोक दोनों उन चीजों के साझीदार हैं। कुछ तो है जिसकी वजह से हम शमशेर में कुछ चीजों की साझीदारी करते हैं। कुछ है जो समकालीन कवियों में ये जो साझीदारी होती है, वही शायद आलोचना का एक जातीय परिवेश बनाती है। जिस भाववृद्धि की बात मैं कर रहा था, वो एक भाववृद्धि बनाती है, वो टेस्ट बनाता है। यह निर्मित होता है कि नहीं, ये ज्यादा बुनियादी चीज है। उस आस्वाद को रैशनलाइज करने के लिए जो सिद्धांत हम करते हैं, वो सिद्धांत शायद भिन्न हो सकते हैं। वो क्या चीज है कि कुंतक वक्रोक्ति को मानते हुए भी, और आनंदवर्धन ध्वनि को मानते हुए भी, और ध्वनि और वक्रोक्ति जैसी नितांत भिन्न काव्य सिद्धांतों के होते हुए भी साहित्य कुछ रचनाएं हैं जिसे कुंतक भी जिसका आस्वाद लेते हैं और आनंदवर्धन भी लेते हैं, लेकिन एक वक्रोक्ति के मार्ग से चल करके लेता है और अपने सिद्धांत के अनुरूप उसे ढालने की कोशिश करता है, और दूसरा ध्वनि के अनुसार करता है। ये जो साझीदारी है,
जिसकी पड़ताल बहुत कम की जाती है। जब आज की आलोचना पर लेख लिखा जाता है तो जोर उसमें ज्यादा होता है कि दो आलोचक कैसे आपस में लड़ते हैं। ये नहीं देखने की कोशिश की जाती कि दो आलोचक कितनी चीजों की साझेदारी करते हैं। वो क्या चीज थी कि बावजूद छायावादी दौर में निराला और रामचंद्र शुक्ल बहुत सी चीजों में मतभेद रखते थे। निराला ने शुक्ल जी के खिलाफ लिखा है, शुक्ल जी ने निराला के खिलाफ लिखा है, लेकिन छायावाद में कुछ था जिसकी साझेदारी दोनों करते थे। हर दौर की आलोचना में हुआ है। इसलिए मैंने कहा, और इस पर मैं ये कहना कोई, आप कहेंगे अवसर के अनुरूप ही बात है ठीक, लेकिन इन दोनों चीजों की पहचान, और ये मेरी मार्क्सवाद की जो डायलेक्टिक्स की समझ है, द्वंद्ववाद के अनुसार ही है। इस दुनिया को हम नफरत भी करते हैं, लेकिन इस दुनिया में रहना भी चाहते हैं, लड़ते झगड़ते हुए रहना चाहते, बाहर नहीं जाना चाहते। इसलिए ये जो एक द्वंद्ववाद है, जो रचनाओं के बीच भी है, आलोचना यदि इस द्वंद्व की प्रकृति को व्यवहार में ले आती हो, लेकिन अपनी सैद्धांतिक और वैचारिकी में न ले आती हो समझ में, तो मैं समझता हूं कि आलोचना स्वयं अपने धर्म को या अपने कर्म को के प्रति आत्मसजग पूरी की तरह नहीं है। इस क्रम में मैं तो संस्कृत का विद्यार्थी हूं, फिर भी विचित्र विडंबना है, अपभ्रंश कह रहा हूं, लेकिन कल पंडित जी ने, विद्यानिवास जी ने अपभ्रंश के दोहे सुनाए। बदकिस्मती से मैं उस समय नहीं था। अशोक के बारे में सोचता हूं तो अपभ्रंश का एक दोहा याद आता है। वो दोहा है तो वो जिस तरह की कविताओं के लिए विख्यात हैं, जिनकी चर्चा हुई थी, श्रृंगारी है थोड़ा सा। विप्पिय आरव जय विप्यु तोते आड़ही अज्जु, विप्पिय आरव जय विप्यु तोते आड़ही अज्जु, अग्गिण डड्ढा जय विघर तोते अग्गिण कज्जु। प्रिय यद्यपि विप्रिय कारक है, फिर भी हे सखी आज उसी को ले आओ। आग से घर जलता है, लेकिन आग के बिना काम भी तो नहीं चलता। तो प्रिय अशोक यद्यपि विप्रिय कारक हैं, लेकिन अग्नि है। और आलोचना जहां बुझी हुई राख की ढेरी के समान दिखाई पड़ रही हो आज के दौर में, वहां आग की अगर कोई चिंगारी दिखाई पड़ती हो तो देख करके अच्छा लगता है, थोड़ी गर्माहट अपने भीतर महसूस होती है। मीर ने कहा था, दामन को टुक हिला कि दिलों की बुझी है आग। जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, दिलों की इस बुझी हुई आग को जब मैं देखता हूं तो ये कहने को जी चाहता, कोई तो हो थोड़ा दामन को हिलाए। मुश्किल यह है कि दामन समेटे बैठे हैं लोग, खींचे बैठे हैं, जिसे कहना चाहिए इस दौर में। इसलिए इस प्रकार का हमारा संबंध और रिश्ता रहा है, और उन समानताओं को मैं महसूस करता रहा हूं। इस पृष्ठभूमि में जो महत्व और जो लगाव अशोक के साथ मेरा महसूस होता है वो ये, और वो प्रस्थान है जहां जिस प्रस्थान बिंदु से शायद रास्ता हम लोगों का अलग होता है, वो मुख्य प्रस्थान है। बहुत कम आलोचक हैं आज, और मैं सार्थक आलोचना की पहचान मानता हूं जो शुरू होती है सेंस ऑफ क्राइसिस से, संकट बोध से। हम आप सभी जानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जब कविता क्या है लेख लिखा था, तो लिखा कि जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता जाएगा, कवि कर्म कठिन होता जाएगा, और इस संदर्भ में कवि कर्म को परिभाषित करने के लिए सबसे पहले कविता क्या है शीर्षक निबंध लिखा। वो भामह दंडी मम्मट आनंद वर्धन का की पुनरावृत्ति करने के लिए, कि शब्दार्थ कविता है करने के लिए नहीं लिखा था उन्होंने। सभ्यता के संकट के बोध के साथ जिसमें कविता की जरूरत है, और यहां से शुरुआत की थी। अंग्रेजी की पूरी नई आलोचना हम आप जानते हैं
अनेक लोग अशोक के शब्दों में चतुर सुजान लोग आप हैं। जो न्यू क्रिटिसिज्म जिसे कहते हैं, उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी भाग में जो जहां के फॉकनर थे, जो एग्रेरियन सोसाइटी थी, जहां दास प्रथा थी, जिसमें औद्योगिकरण का हमला ताजा ताजा हुआ था, उस एक कृषि समाज के गहरे संकट बोध के साथ रैनसम टेट, रॉबर्ट पेन बैरन, इन लोगों ने वेंडरबिल्ट ऑफ केनियन में उस संकट बोध के साथ नई आलोचना शुरू हुई थी। पुराने एक सामुदायिक जीवन को विच्छिन्न करने वाली एक नई सभ्यता ने प्रवेश किया था, पूंजीवाद का प्रवेश हुआ था, और इस अर्थ में वो कंजर्वेटिव थे। लेकिन उस गहरे संकट बोध से, उसी गहरे संकट बोध से टी.एस. इलियट ने ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट लिखा था। पूरी नई आलोचना की शुरुआत एक संकट बोध से हुई थी। इसलिए आज कुछ लोग केवल किसी कोई पुस्तक छपी और उसकी समीक्षा लिख करके तुष्ट हो गए, या किसी परंपरा के मूल्यांकन के नाम पर किसी पर लेख लिख दिया, उसको भी आलोचना कहते हैं। आलोचना की शुरुआत और सार्थक आलोचना तभी होती है जो इस चिंता के साथ और आज का मौजूदा जो गहरा सभ्यता का संकट बोध है, और भारत जिस दौर से गुजर रहा है, पोस्ट कॉलोनियल भारत, उपनिवेश, उत्तर उपनिवेश युग का भारत, जिस दौर में आंतरिक तनाव और बाहरी हस्तक्षेप हजारों साल की पुरानी सभ्यता के उत्तराधिकार से एक दौर में बहुत कुछ वंचित कर दिया जाने वाला, और फिर उसको नए सिरे से अपनी उन्हीं जड़ों की खोजने वाला धर्म में, मिथकों में, और साथ ही पश्चिमी दुनिया के से आने वाले अनेक आधुनिक चुनौती देने वाले विचारों को के साथ तालमेल बैठाने की चिंता के साथ इस गहरे संकट बोध का मुकाबला करने की इच्छा और इस चिंता से कितनी आलोचनाएं उद्भूत हुई हैं, ये हम आप दोनों, हम आप सभी पड़ताल करें, देखें कि किस आलोचक की आलोचना इस चिंता से प्रस्थान कर रही है और कौन इससे एकदम बेखबर होकर के लिखे जा रहा है आलोचना। अशोक, मैं समझता हूं मेरी ये चिंता है और वो चिंता मैं अशोक में भी पाता हूं। उस चिंता से अशोक की आलोचना शुरू होती है। समानता यह है, सुविधा है अशोक को। केदार जी से कह रहे थे स्वच्छंद, वे विश्वविद्यालय में पढ़ने के बावजूद विश्वविद्यालय में अध्यापक बनकर बहुत दिनों तक नहीं रहे। ये उनको सुविधा, वो मैं मानता हूं प्रिविलेज है। मेरा अभिशाप कहिए कि उस सभ्यता के संकट से जूझने का कि जैसे कहें कि मेरा अपना जहन्नुम या जन्नत वो विश्वविद्यालय ही था। खतरा मुझे विश्वविद्यालय में रहने के कारण विश्वविद्यालयी आलोचना लिखने के प्रलोभन ज्यादा थे, एक तरह से के प्रोफेशनल डिमांड भी थी। वो अशोक सहज भाव से विश्वविद्यालयी चिंतन आलोचना की दीवारी से, चार दीवारी से मुक्त हो सकते थे। मुझे संघर्ष करना पड़ा और शायद मेरी आलोचना हम दोनों की अगर एक जमीन पर मिलती है तो उसका यह भी आधार है कि उस विश्वविद्यालयी या प्रोफेशनलाइजेशन या टेक्निकल आलोचना से मुक्त रह सके। अब इस संकट का सामना करते समय अशोक ने की जो मुख्य चिंताएं थी कि आज के समाज में, बार बार अशोक ने कहा है कि ये कविता विरोधी समाज है। खास तौर से हिंदी समाज के बारे में पढ़ा होगा, कभी कभी लोगों को भड़काने वाला और विक्षोभकारी वक्तव्य की देखिए, ये हिंदी का रहते हुए कह रहा है कि हिंदी का समाज कविता विरोधी है, साहित्य विरोधी है। मेरा ख्याल है कि स्थिति थोड़ा ही अंतर है
आप पूरे इस मामले में भारतीय समाज को भी कह सकते हैं, और नक्शा अगर फैलाएं तो बृहत्तर जगत भी कोई बहुत कविता प्रेमी नहीं है। आज का संसार संसद में कितनी बहस साहित्य संस्कृति कला को लेकर के होती है, हफ्तों चलने वाले बजट सेशन में विकास पर और वित्तीय समस्याओं पर, और अपने मोहल्ले में हमारे इलाके में आपने पुल नहीं बनवाया, एक रेडियो स्टेशन नहीं खोला, इन चीज़ों की चर्चा ज़्यादा होती है। लगभग देखें यही संकट है, और यह संकट जो काव्य विरोधी है, कैसे इस संकट का की पहचान अशोक ने क्या की, निदान क्या किया, समाधान क्या किया, मैं केवल 3-4 बातों की ओर, क्योंकि समय और वक्ताओं को ही बोलना है, सबका समय लेने का अधिकार मुझे नहीं है। इस पूरे क्रम में समय से बाहर का जो पहला लेख है, दूसरा समय, इस समय को पहचानने में और मैंने कहा निदान करने में और समाधान करने में जो स्थापनाएं की हैं, जिसको मुख्तसर कुल मिला के मुझे लगा कि एक चिंता अशोक की दिखाई पड़ी, लिखा है उसमें कि ये दो टूकपन पर आग्रह आजकल बढ़ता जा रहा है, जबकि शंका और संदेह को एक मूल्य के रूप में, तमाम चीजों को शंका और संदेह के रूप में देखना। और इस दृष्टि से उन्होंने कहा कि साहित्य तो मनुष्य की स्थायी गोधूली है, उन्हीं के शब्द हैं। समाधान के रूप में उनके मन में बराबर उठता रहा है कि वो कुछ टुकड़े हैं जिनसे जो सिद्धांत निकलते हैं, उसकी ओर मैं ध्यान दूंगा। क्या ऐसा साहित्य संभव नहीं जो अपने समय से उदासीन हो लेकिन काल से आक्रांत? समय से उदासीन साहित्य हो, काल से लेकिन आक्रांत रहे, और एक ऐसी धारा होनी चाहिए जो अपने समय और समाज की शर्तों और दबावों से ऊपर शाश्वत को ही प्रकट करे। ये सारी की सारी चीजें जो दिखाई पड़ती हैं, जिनको मैं अपने ढंग से समझने की कोशिश यदि मैं करूं, पहली चिंता स्वाभाविक है, शंका और संदेह। मित्रों, हम आप सभी जानते हैं, यदि अशोक ने पढ़ा है लेकिन नाम नहीं लिया है, दूसरे महायुद्ध के बाद, खास तौर से 60 के दशक के बाद, एक ऐसा दौर आया है जहां, जिसको मैं कहूंगा कि चिंतन ने, साहित्य के या दर्शन के तमाम, एक स्केप्टिकल टर्न या एक संदेह परक परिवर्तन, एक मोड़ आया है। ऐसा लगा कि अब तक जिन मान्यताओं में, मूल्यों में जीते रहे हैं हम, एक लंबे अरसे से लगा कि इस पर सब पर प्रश्न चिन्ह लगाने की जरूरत है। उसमें एक मार्क्सवाद भी है और मार्क्सवाद के अलावा भी। ये ऐसा दौर था जिसमें जरूरी समझा गया कि जिसको डिकंस्ट्रक्शन या पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के लोग जोर दे करके, ये स्केप्टिकल टर्न है। निर्मल जी ने लिखा कि हम लोग तो आधुनिकता का ही एक अरसे तक गुणगान करते रहे। सही बात निर्मल जी ने उठाई कि आधुनिकता भी एक छल है, छलावा है। इसलिए चाहे वो जितने प्रकार के छल हों, विचारधारा के छल हों, भाषा स्वयं छल है, छलती है। यह एक रेडिकल स्केप्टिसिज्म दिखाई पड़ा, हर तरह के छल की पहचान और उससे मुक्त होने की कोशिश। इस छल का एक रूप, सैद्धांतिक रूप दिखाई पड़ा डिकंस्ट्रक्शन के रूप में। अब इस छल की पहचान ये बहुत ही सर्जनात्मक साबित हुई। कठिनाई यह है कि अशोक ने, और जहां से फर्क होता है, कि समझा कि सारा छल मार्क्सवाद ही में है
और साहित्य अगर दूषित हुआ हिंदी का, तो मार्क्सवाद की आइडियोलॉजी, यही आइडियोलॉजी छल है। इसलिए सारा का सारा जोर शीत युद्ध के दौरान तो ये बात सही हो सकती थी, लेकिन शीत युद्ध के बाद साबित हुआ कि कम्युनिज्म यदि छल है तो एंटी कम्युनिज्म भी उतना ही बड़ा छल है। दोनों छल है, और इसलिए हर तरह के छल से यदि मुक्त होना है, और स्वयं यदि भाषा छलती है, भाषा स्वयं संदिग्ध हो उठी, सारा का सारा चिंतन इस रूप में कहा जाए कि सारे छल की जड़ जो है वो भाषा है। पहले के लोग शब्द और अर्थ की एकता में विश्वास करते थे। नए आलोचक ऑर्गेनिक यूनिटी की बात करते थे, कंटेंट ऑफ फॉर्म की। हमें भूल जाते हैं कि नई आलोचना में भी इसके बीच थे शब्द और अर्थ की अन्वित तो होती है, वस्तु और अंतर्वस्तु की अन्वित तो होती है, लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि नए आलोचक भी आयरनी, पैराडॉक्स, एम्बिग्विटी पर उतना ही जोर देते थे। आज हमारा जोर हर बात पर, और लोग कहते हुए भूल जाते हैं कि भले ही खुद कुछ मार्क्सवादी भी भूल गए हों, भूल जाते हों, वहां जोर अंतर्विरोध पर है कि अंतर्विरोध सर्वत्र होता है, यहां तक कि अंतर्विरोध समाजवादी व्यवस्था में भी है और हो सकता है। माओ से जितनी मुखालफत लोगों की हो, लेकिन ऑन कंट्रडिक्शन किताब लिख ली, उसने कहा कि इटर्नल लॉ ऑफ हिस्ट्री है कंट्रडिक्शन, बच नहीं सकते आप। आखिर दरिदा, पाल डिमान, दूसरा कहते क्या है? पहले हम कृति पढ़ते थे तो कथ्य क्या है लेखक का, वस्तु और रूप की अन्वित में से एक समग्र अर्थ निकाला करते थे। आज डिकंस्ट्रक्शन वाले देखते हैं कि उसमें अंतर्विरोध क्या है, फांक कहाँ है, और जरा सी फांक दिखाई पड़ी तो उस फांक में सुरंग लगा करके विस्फोट करने की कोशिश की जाती है। कल भी कुछ लेख पढ़े गए थे, उन लेखों में आपको लगा होगा कि अशोक का विश्लेषण करते समय वही अपने ढंग का डिकंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करने की कोशिश की गई थी। इसलिए एक चीज तो ये सही है, सवाल यह है इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, किस लिए करते हैं, किस रूप में करते हैं। भाषा यदि छल है तो इस सिद्धांत के आधार पर हम शब्द प्रामाण्य को चुनौती दे सकते हैं कि कोई चीज वेद नहीं है, अथॉरिटी कोई चीज नहीं है। इसलिए यह रेडिकल स्केप्टिसिज्म विस्फोटक, विद्रोही, क्रांतिकारी होता है। ये किसी भी प्रकार के प्रामाण्य को, अथॉरिटी को, अधिकार को चुनौती देता है, चाहे वो राजनीतिक अधिकार हो, हर अथॉरिटी को चुनौती देना। इसी का निर्वाह करते हुए रोलां बार्थ ने बोर्जुआ मिथ माइथोलॉजी किताब, माइथोलॉजी को सेलिब्रेट करने के लिए नहीं लिखी थी रोलां बार्थ ने। माइथोलॉजी किताब बोर्जुआ जीवन के, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, गेम हो, फैशन हो, इन तमाम मिथकों को बेनकाब करने के लिए, उस छल को बेनकाब करने के लिए लिखा था। मैं जानना चाहता हूं कि अशोक ने ये जानते हुए, मानते हुए, या निर्मल जी ने, अंशतः निर्मल जी ने किया है, काफी इनके लेखों में दिखाई पड़ता है, उस छल का जो केंद्र है, आधार है, सबको चुनौती दे। लेकिन आप जानते हैं कि हम में से सबका कोई न कोई वाटरलू होता है। कम्युनिज्म के छल को तो बहुत तीव्रता और गहराई से देखते हैं हम लोग, लेकिन पश्चिमी दुनिया के क्रिश्चियनिटी के छल को भी निर्मल जी देख लेते हैं। लेकिन एक ऐसी अपना एक मनोवांछित एक हिंदुत्व है, वो हिंदुत्व, उसमें कोई छल है या हो सकता है, ये हमें नहीं दिखाई पड़ता। क्या वो ऐसा ही नहीं है जैसे कभी किसी फंडामेंटलिस्ट को कुरान में दिखाई पड़ता है कि छल हो ही नहीं सकता कुरान में। इसलिए ईश्वरवाद का विरोध करते हुए हम समझते हैं कि हमारे यहां ईश्वर का वो स्थान नहीं था तो हम बड़े अच्छे थे, क्योंकि हमारे यहां देवता थे। हमें भूल जाते हैं
कि स्वयं ऋग्वेद को भी पढ़ें तो उसको पढ़ने से मालूम होता है कि ये ग्रंथ एक ऐसे अतीत की स्मृति है जब कभी इंद्र वरुण आदि मानवोचित व्यवहार करने वाले ही रहे होंगे, अब आकर के उनकी ऐसी स्थिति बन गई है कि शायद वे देवता हो गए हैं। ये वेद से ही मालूम होता है पढ़ते हुए कि जैसे एक ऐसे युग की बात कही जा रही है जब यहां इंद्र वरुण आदि इसी धरती पर घूमते थे। फांक दिखाई पड़ती है वहां, और फिर लगता है कि ये कोई प्रामाण्य नहीं है, अथॉरिटी नहीं है। यदि छल ये न भी हो, मिथ हो, तो ये मिथ भी सूचना देता है इस बात की कि हम इन तमाम चीजों को कुछ सेलिब्रेट कर, या पूजा भाव, ये फिटिश नहीं है। इसलिए एक बात मैं इसी संदर्भ में आगे चल करके थोड़ी देर बाद कहूंगा। अशोक ने इस शब्द की सीमा होती है, गहरी चिंता अशोक को शब्द शब्द के बारे में मिलती है। बहुत अच्छा है। हमारी परंपरा में डिकंस्ट्रक्शन वालों ने या दरीदा ने कोई आज नहीं खोजा है। ये और बात है कि दरीदा को पढ़ते हुए हमें याद आता है कि ये तो भारतीहरि ने कहा था, सर्वम शब्देन भासते अनुविद्धमिव ज्ञानम सर्वम शब्देन भासते। इस दुनिया के बारे में जो कुछ भी हमारा ज्ञान है, जिसे हम दुनिया कहते हैं, समाज कहते हैं, वास्तविकता कहते हैं, यथार्थ कहते हैं, वह एक तरह का वाद विकल्प ही है। संसार की जो भी समझ हमारी है ये शब्देन भासते, शब्द निर्मित है, जिसको कंस्ट्रक्ट कहते हैं। इसलिए शब्द के इसकी प्रकृति को मानने के बाद फिर है कि नहीं, भले ही कुछ न हो, लेकिन ये जो है वही पर्याप्त नहीं है। इसलिए इस अमूर्तता के रूप में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि इससे अशोक ने जो एक समझ बनाई, वो समझ लगभग उसका एक लंबा इतिहास है। वो ले जाता है अशोक को इस काव्य विरोधी छल से भरे हुए समाज में। कविता ही ऐसी चीज है, पवित्र है, और वो जितनी पवित्र हो, सामाजिक न हो, सामाजिक शर्तों आदि आदि के दबाव से मुक्त एक शुद्ध कविता जैसी चीज हो जो इनका जवाब हो सकती है, इन प्योर पोएट्री की परिकल्पना। ये काम सिंबोलिस्ट लोगों ने एक लंबे अरसे में किया था। नए आलोचकों की विधारणा थी। यही नहीं बल्कि मार्क्सवादियों में फ्रैंकफर्ट स्कूल के अडोर्नो ने किया था। कहा कि कविता का होना ही काफी है, ये पूरे बोर्जुआ समाज को चुनौती देती है, उसकी शर्तों पर नहीं है, अपनी शर्तों पर है। एक विद्रोह का रूप ये था। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जिसकी ओर ध्यान जाना चाहिए। ये जो, और पहले भी मैंने इसको इशारा किया है कि ये जो पवित्र वन गर्द गुबार धूल आदि से रहित, कल शायद निर्मल जी के लेख में था कि व्योम को देखते तो हो, ठीक है, लेकिन धुएं की, इन चिमनी का धुआं भी उस व्योम में पहुंचता है, वो भी तो है। हम नहीं चाहते कि धुआं हो, लेकिन अब पहुंचता है तो है। और उस धुएं का मुकाबला कैसे करोगे तुम? इसलिए पूरी की पूरी चीज अशोक को, जिसे मैं कहूं कि एस्थेटिसाइजेशन की ओर ले जाती है, सौंदर्यीकरण की ओर ले जाती है। और ये सौंदर्यीकरण जो है वह दुधारी तलवार है। शायद वो जिसको मैं कहूं कि गुलेरी जी के पुराने शब्दों में कछुआ धर्म है। मुठभेड़ नहीं है, बल्कि ऐसे दूषित वातावरण में अपने आप को बचा लेने की कोशिश है। प्लेग आने पर सफाई अभियान चलाने के नाम पर यह सही है कि हम उस दूषण से मुक्त रहें, लेकिन शायद लेखक उस डॉक्टर के काम के ज्यादा नजदीक है जहां उसे गंदगी में जाते हुए खतरा उठा करके भी हमें उनके बीच तो जाना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि कहीं
अशोक का विद्रोह इस पूरी काव्य विरोधी, सौंदर्य विरोधी, कला विरोधी इन चीजों से मुठभेड़ के बजाय मुठभेड़ का रास्ता अपने आप में सुमड़ कर कछुआ धर्म, जिसको मैं एस्थेटिजाइजेशन करूंगा, जिस एस्थेटिजाइजेशन का रूप सौंदर्यीकरण का रूप गहरे फासिज्म की ओर ले गया था, फासिस्ट आइडियोलॉजी थी। वाल्टर बेंजामिन में इस पर बहुत लिखा है, मैं उस ब्यौरे में नहीं जाऊंगा। वो रास्ता ले जाता है उस तरफ जो अशोक करते हैं। शायद यही चीज अशोक को बार बार कविता के संदर्भ में भारतीय कला पर जब वो बात करते हैं तो तुरंत उन्हें संगीत, जो खास तौर से आज भी आधुनिक दौर में भी भारत में अपनी क्लासिकी पवित्रता के साथ मौजूद है, अशोक को का कला प्रेम, कला में भी क्लासिकी कलाओं का आज के समय की गर्द गुबार से अछूती रह जाने वाली चीज की ताकत आकृष्ट करती है। लगभग ये ऐसे ही है। अशोक जो करते हैं ये का दृष्टिकोण देख के मुझे आश्चर्य होता है, लगता है कि समानांतर इसके इस बीच सहसा हमारे देश में मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग बड़े विचित्र ढंग से क्लासिक प्रेमी हो गए हैं। सहसा संस्कृत के विद्यालय पाठशालाओं को पुनरुद्धार करने के, संस्कृत विद्या का अध्ययन होना चाहिए, क्यों होना चाहिए उसके तर्क देते हैं लोग, लेकिन तमाम उन क्लासिकी चीजों का आकर्षण क्योंकि शाश्वत है, सनातन है और शाश्वत प्रेम अशोक का कहीं उन कलाओं की ओर ले जाता है। यह जो आकर्षण है वो निरंतर बदलते, टूटते, परिवर्तित होते दौर में कुछ है जो कि हम जिस पर टिकना चाहते हैं और टिकाऊ ढूंढने के लिए क्लासिक से बढ़कर के क्या होगा। संस्कृत उसका प्रतीक है, क्लासिकल संगीत उसका प्रतीक है, और उससे होड़ लेती है हमारी आज की कविता जो वैसा ही क्लासिक हो जाना चाहती है। शुद्ध अपने पवित्र रूप में ही हो सकती है क्लासिक, अगर अशुद्ध हुई तो फिर वो नितांत समकालीन होकर के रह जाएगी, फिर वो क्षणभंगुर सी चीज होगी। ये संभवतः एस्थेटिसाइजेशन का एक दूसरा रूप है जो दिखाई पड़ता है, और शायद इसी का एक रूप है जिस पर कल बहुत चर्चा हुई थी, कह करके मैं इस पूरे प्रकरण को समेटने की कोशिश करूंगा। वो था अध्यात्म। अशोक ने कहा है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है जो शाश्वत, जो समय से तो उदासीन हो लेकिन काल से आक्रांत हो। और ये जो कोशिश जहां वे अध्यात्म की ओर और ईश्वर की ओर दौड़ते हैं, निर्मल जी के लेख को पढ़ने से मुझे जो आभास हुआ, जो कहना चाहा उन्होंने कि अशोक की ये तथाकथित आध्यात्मिक कविताएं न पश्चिमी दृष्टि से आध्यात्मिक हैं और न भारतीय दृष्टि से। हो सकता है मैंने गलत समझा हो, मुझ पर ये असर पड़ा, और तब मैं बहुत पहले लिखे हुए, निर्मल जी ने अवश्य पढ़ा होगा, अशोक ने भी, क्योंकि मुझसे ज्यादा पढ़म हुए लोग हैं, एडोर्नो का एक 1945 में लिखा हुआ लेख था, द थीसिस ऑन रिलीजन एंड आर्ट, वो ऑन लिटरेचर नाम की किताब में है। विचारणीय मुझे लगा और मैं उस लेख ने भारतीय संदर्भ में मुझे सोचने के लिए प्रेरित किया। वो ये कि अध्यात्म की तड़प अशोक की मैं समझ सकता हूं। अशोक को कोई आध्यात्मिक अनुभव है कि नहीं मैं नहीं जानता। देश में कुछ लोग हैं जिनको हुआ है, होता है आज भी। श्री अरविंद के आध्यात्मिक अनुभव के बारे में मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। रमण महर्षि के आध्यात्मिक अनुभव के बारे में मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। रामकृष्ण परमहंस देव के आध्यात्मिक अनुभव के बारे में तो संदेह की बात सोचना भी गुस्ताखी है, ब्लेस्फेमी है। लेकिन एक कहानी मैंने ये सुन रखी है, सच है कि झूठ, कि परमहंस देव ने विवेकानंद को समाधि की उस उच्च भूमि पर तक पहुंचने नहीं दिया
कहा कि तुमसे मुझे कुछ काम लेना है। सच है या झूठ, किंवदंती प्रचलित है। इससे मालूम होता है विवेकानंद वहां तक नहीं पहुंचे थे। इस किंवदंती को दूसरे ढंग से भी डिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, मैं नहीं करूंगा फिलहाल। इसलिए किसी में जो काव्यकर्मी है, रचनाकार, इन तमाम चीजों से ऊपर उठ करके काव्य रचना के क्रम में एक ऐसी अनुभूति होती होगी जो आध्यात्मिक सी होती होगी, संभव है, मैं अनुमान लगा सकता हूं। शायद इसीलिए हमारे यहां साहित्य का अभिनवगुप्त पादाचार्य जो स्वयं साधक थे उस भूमि पर पहुंचे थे, लेकिन अभिनवगुप्त पादाचार्य ने जब रस की परम भूमि की परिकल्पना की, हमारे यहां जब कहा गया तो कहा गया कि यह ब्रह्मानंद नहीं है, ब्रह्मानंद का सहोदर है। और इसकी तुलना जब लोगों ने की तो रतिकर्म की अनुभूति के समीप तक तो मानी, लेकिन रतिकर्म की अनुभूति भी अलंकारिक रूप में लोगों ने ग्रहण की। हमें नहीं भूलना चाहिए, उर्दू के बहुत से लोग भी कह चुके हैं, प्रेम की अनुभूति एक ऐसी होती है जो आध्यात्मिक सी मालूम होती है। मोमिन का किसी का शेर है, बेखुद थे, गश्त थे, महव थे, दुनिया का गम न था, जीना विशाल में भी तो मरने से कम न था। तो एक ऐसी अनुभूति होती है जो मृत्यु जैसी मालूम होती है, और शायद वो चरम अनुभूति होती है जो अध्यात्म जैसी ही मालूम होती होगी, विलीन करने की होती होगी। इसलिए अशोक की मैं तड़प को तो समझ सकता हूं, लेकिन उनकी कविता की जो अर्थ है, ध्वन्यर्थ या जो आकृष्ट करता है, वो उनकी ये तड़प ही वास्तविक है। आध्यात्मिक अनुभूति की प्राप्ति आध्यात्मिकता नहीं। क्या तड़प आध्यात्मिक हो सकती है? हो सकती हो, लेकिन अनुभूति होने के बाद तो हमारे यहां जो समाधि की स्थिति है वो समाधि शब्द है उसके लिए, शांत की है। जो आध्यात्मिक अनुभूति में जिस प्रकार की आनंद की अनुभूति जिस रूप में परिभाषित की गई है वो श्रम की दशा होती है, उसमें तनाव नहीं होता। अगर है तो समाधि नहीं है, ऐसा माना है लोगों ने। मैं फिर कहूंगा कि मैं इसके बारे में तो अज्ञ हूं, मैं नहीं जानता। ये केवल जिसको कहूं कि ये बौद्धिक समझ है मेरी, अनुभूति परक नहीं है। मैं जिस बात की ओर इशारा कर रहा था, इसलिए मेरा कहना यह है कि यदि अशोक में न पाश्चात्य दृष्टि से आध्यात्मिकता है न भारतीय दृष्टि से है, तो मैं इसके आधार पर कहना चाहता हूं कि आज के युग में वह आध्यात्मिकता काव्य में संभव है ही नहीं। अरोनो की यह स्थापना है। इसीलिए अशोक यदि चाहे भी, और अशोक का समान धर्मा कोई कवि भी चाहे भी, तो उसमें आज मीरा की तन्मयता नहीं मिल सकती है, तुलसी की तन्मयता नहीं मिल सकती है, नहीं मिलती है, कबीर की तन्मयता नहीं मिलती है। इसीलिए अशोक जब काल से आक्रांत होने की बात करते हैं तो मुझे कबीर की वो पंक्तियां याद आती हैं, कहे कब आठों पहर शमशीर बजती रहे, कहे कबीर सोई संत जन सूरमा, काल निचोर कहे अमृत पीवे। कबीर काल से, समय से बाहर जाने की बात नहीं करते, कबीर काल से आक्रांत नहीं है। जब धर्म और काव्य में इस हद तक तादात्म्य हो गया था और एक ऐसा संभवतः सामुदायिक जीवन हमारा था, गार्हस्थ जीवन, ग्रामीण जीवन, एक ऐसा कृषि समाज था जहां इस प्रकार का, जहां धर्म और कला में विभेद नहीं था, कोई कला धर्म का साधन नहीं थी। भक्तों के लिए कविता इंस्ट्रूमेंटल रीजन के रूप में नहीं थी, इंस्ट्रूमेंट नहीं थी, साधन नहीं थी उनके लिए। उनके लिए भक्ति ही कविता थी, कविता ही भक्ति थी, वही आध्यात्मिक अनुभूति थी। अडोनो ने कहा है कि यह तब, जबकि आदमी तब सामुदायिक जीवन का
कलेक्टिव का विखंडन नहीं हुआ था, बल्कि और व्यक्तिवाद का उदय नहीं हुआ था। रीजन या रैशनल नाम की कोई एक अलग पावरफुल चीज नहीं विकसित हुई थी यूरोप में, जो एनलाइटनमेंट के बाद हुई। हमारे यहाँ जो 19वीं शताब्दी के तथाकथित बंगाल रेनेसांस के द्वारा हुआ था, एक विवेकवाद, एक बुद्धिवाद जो पैदा हुआ था, मैं समझता हूं उसके बाद भक्ति या वो आध्यात्मिकता जहां धर्म और कला और काव्य इतने तदाकार हो जाएं देहात्म के समान, ये स्थिति, ये समाज ही, ये युग ही, समय ही नहीं कि हो सके। मैं नहीं कहता कि ऐसा समय नहीं आएगा और नहीं होगा, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन जिस दौर से अशोक गुजर रहे हैं, ये एंशियस मन, ये चित्त, ये हृदय, ये चिंता और सभ्यता का कई समय का दबाव जिससे आप मुक्त होना चाहते हैं, ये आप में वह तन्मयता ले आने ही नहीं देगा, संभव नहीं है। अब जो संभव नहीं है, कवि का काम तो यह भी है कि जो संभव नहीं है उसको भी संभव करके दिखाए। और वात्स्यायन जी के अब जो आइकेरस का कहा है कि आसमान को जरूर छुइए आप, लेकिन इस प्रक्रिया में इसके लिए भी तैयार है कि पंख टूट सकते हैं और जमीन पर आप गिर सकते हैं। और आप इस टूटन और गिरने की कहानी कहने के लिए अभिशप्त, आप सिसिफस के लिए चट्टान को चढ़ाने और उसके साथ लुढ़कने के लिए अभिशप्त हैं। इन तमाम कोशिशों के बीच इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये आध्यात्मिकता की जो तड़प है और जो इसका प्रयास और इसका जो गुणगान है, जो समाधान वो पेश करते हैं, देखना होगा कि कविता में संभव हो पाता है कि नहीं हो पाता है। और इसलिए ये बल्कि एक दूसरा भ्रम पैदा करता है। वो ये भ्रम कि बजाय आप उसके बाहर जाने के, अध्यात्म की ओर मुड़ने के, बेहतर यह है कि हम उसी समय के अगल बगल इर्द गिर्द, वही पड़ोस, उन्हीं अनुभूतियों में आप देखें कि ऐसे आध्यात्मिक क्षण आपको मिलेंगे जहां मनुष्य तन कर खड़ा होता है तो कहीं ज्यादा वो अपनी ट्रेजिक प्रयास में भी ज्यादा सबलाइम और उदात्त दिखाई पड़ता है। वह उदात्तता रोजमर्रा की जिंदगी में, घर में चूल्हे के पास बैठी हुई औरत में भी किसी को आध्यात्मिकता मिल सकती है। और जो लोहा पीटने वाला आदमी है, जो हथौड़ा उठाता है, मार्क्स ने कहा है कि जब मजदूर एक गरम लोहे पर जब हथौड़ा पीटता है तो जो चिंगारियां निकलती हैं वो एक स्पिरिचुअल स्माइल जैसी उसको दिखाई पड़ती है नहीं अलग बात है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस चोट में, संघर्ष में, लड़ाई में, और इसीलिए मुझे आज की बहुत सी कविताओं में अशोक की तथाकथित आध्यात्मिक कविताओं की अपेक्षा एक छोटी सी चीख या पुकार या लड़ने की कोशिश या तन कर खड़े होने की कोशिश अशोक की बाद की पीढ़ी के कवियों मुझे दिखाई पड़ते हैं। बद्री यहां बैठे हुए हैं, दूसरे कवि हैं दिखाई पड़ते हैं, तो लगता है कि उसमें ज्यादा जान है उस कविताओं में, अशोक की ठोस और ठस आध्यात्मिक कविताओं की अपेक्षा। मैं समापन करना चाहता हूं, ये विचित्र संयोग है और डिकंस्ट्रक्शन वाले कहेंगे कि अशोक का काव्यशास्त्र और सौंदर्य शास्त्र अशोक की अपनी कविता का नहीं है, बल्कि उनकी कविताएं, कल ये बात कही गई थी, उनकी कविताएं उस काव्यशास्त्र से उदासीन होकर के, बल्कि इनोसेंट रह करके, भुला करके, तोड़ कर भी बहुत सी लिखी गई हैं। शायद यह हर कवि आलोचक के साथ हुआ है। एलियट अपनी आलोचनाओं से बंधे नहीं हैं। मिल्टन पर हथौड़ा चलाने वाला आदमी 4 क्वार्टर्स लिखता है। और अनेक बड़े कवियों का हुआ है। प्रसंगवश मुझे याद आ गया एक और बात, कल निर्मल जी जिक्र कर रहे थे एडोर्नो के, उसी लेख में है, रिल्के जैसे कवि को जिस दोनों ओलिजी की तारीफ की गई थी, एडोर्नो की हो सकता है आप कहें कि वो अंधार था, उसने कहा है कि वो सूडो मिस्टिसिज्म है रिल्के का। पास्काल के
मिस्टिसिज्म को उसने सूडो नहीं कहा, लेकिन रिल्के की दोनों एलिजी सूडो मिस्टिसिज्म है, छद्म रहस्यवाद है। वो एलिजी उतनी ही लौकिक दिखाई पड़ती है। बल्कि ये और भी आश्चर्य होगा लोगों को देख करके कि मार्शल प्रूस्ट के रिमेंबर्स ऑफ थिंग्स पास्ट, उन स्मृतियों से लौट करके आने के बाद जो जीते जागते चरित्र इंसान आज दिखाई पड़ते हैं, कहता उसमें ज्यादा गहरी वो आध्यात्मिकता दिखाई पड़ती है। मैंने ये बात इसलिए कही कि इसीलिए अशोक शाश्वत सनातन और शुद्ध काव्यशास्त्र, कविता का काव्यशास्त्र लिखने के बजाय यदि स्मृतियों के रंगमंच के गाथाकार होते, शास्त्रकार होते, जैसी कि उनकी कविता है, तो उन स्मृतियों के द्वारा शायद वो उस आध्यात्मिकता के, तथाकथित आध्यात्मिकता के रास्ते बढ़ते हुए ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। उस मठ में झलक मारने वाले ईश्वर के, जिसके अस्तित्व के बारे में भी स्वयं आश्वस्ति कवि को नहीं है और न उस शास्त्रकार को। धन्यवाद। रास्ता शायद वही है। मैंने समझ लिया।